हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2022 का द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर एनालिसिस, जनरल फैक्ट एनालिसिस भी और एडिटोरियल एनालिसिस भी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि आई हैव बीन अपलोडिंग दीज वीडियोज़ फ्रॉम लास्ट 1 वीक एंड दैट टू विदाउट अ फेल। और अगर आप किसी भी तरह से इन वीडियो से बेनिफिट हो रहे हैं और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें सच में बहुत हार्ड वर्क लगता है। आई एम नॉट रियली टॉकिंग नॉनसेंस, सीरियसली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करना, खुद पढ़ना, फिर उसको अपलोड करना। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है न्यूज़पेपर को कॉम्प्रिहेंड करने में, जो बिगनर्स हैं या फिर वैसे भी, तो आप प्लीज़ उनके साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। देर हैज़ नेवर बिन अ बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, मोदी। अब देखिए यहाँ पे 44th चेस ओलंपियाड होने वाला है चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु में। तो वहाँ पे इनॉग्रेशन के समय आप देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं MK स्टालिन, और साथ में मोदी जी हैं, बाकी सारे ये विशी जी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे। तो मोदी जी ने यहाँ पे जब स्पीच दी तो उन्होंने ये कहा कि स्पोर्ट्स में ना कोई लूज़र होता है, ना कोई एक्चुअल में, सब विनर ही होते हैं। क्यों विनर होते हैं? क्योंकि जो जीत गए वो तो आज विनर है, जो नहीं जीते वो आने वाले टाइम में जीत जाएंगे। दे आर फ्यूचर विनर्स बिकॉज दे एक्चुअली लर्न फ्रॉम देयर लॉस, सो देर आर नो एक्चुअल लूजर्स। तो उन्होंने बस ये कहा, और उन्होंने और भी बहुत सारे जो इंडिया ने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं स्पोर्ट्स में पिछले 1-2 साल में, स्पेशली जब हम नीरज चोपड़ा हमारे लिए गोल्ड लेके आए थे, और भी बहुत सारे, PV सिंधु एक और बार मेडल लेके आई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने यही कहा है कि पिछले पैंडमिक के दौरान अगर कुछ जो सिल्वर लाइनिंग हमारे लिए लेके आया था वो था स्पोर्ट्स, क्योंकि उसने सारी कंट्रीज को इकट्ठे कर दिया। आपने देखा होगा इस बारी जब ओलंपिक्स हुआ था तो क्रिकेट से भी ज़्यादा क्रेज लोगों को ओलंपिक्स के रिजल्ट्स देखने में था। यू कुड हैव सीन दैट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बाइडेन जाई होल्ड टॉक्स अमिड ताइवान रूम। अब आपको ये बात पता था, कल की न्यूज़पेपर में भी ये आया था कि चाइना ने बिल्कुल ओपनली ये स्टेट कर दिया है कि अगर जो USA की हाउस की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, अगर वो ताइवान में विजिट करती हैं तो मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं होने वाले USA के लिए। ये चाइना ने बिल्कुल स्टेट कर दिया था। तो इन्हीं टेंशन्स के दौरान एक फ़ोन मीटिंग हुई है बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में। तो उन्होंने उसमें यही कहा है कि दोबारा ये चीज़ स्टेट की है कि इट रियली वोंट बी नाइस इफ़ यू वुड लेट दिस हैपन, अगर आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, अपने हाउस के स्पीकर को यहाँ आने देंगे। और चाइना ने अपनी सारी वार्निंग्स को स्टेप अप किया है और एग्रेसिवली स्टेट किया है। और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट होगा, मतलब पहला जो USA की हाउस की स्पीकर है वो एक्चुअल में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने वाली है आने वाले टाइम में, है ना। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये आने वाले टाइम में उन्हें एक बहुत ऊंचा ओहदा मिलने वाला है, और अभी भी वो स्पीकर है, तो शी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द USA। तो अगर उनका ताइवान जाना, जो 1997 से लेके अभी तक कोई भी USA का इतने हाई लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं गया है ताइवान में, तो ये बहुत ही रिकग्नाइज करने के मुताबिक हो जाएगा कि आपने जो ताइवान को रिकग्नाइज कर दिया कि वो खुद में एक देश है। जबकि चाइना ये कहती है कि आप वन चाइना पॉलिसी पूरा संसार अप्लाई करे, वन चाइना पॉलिसी। ताइवान भी उनका है, हांगकांग भी उनका है, तिब्बत भी उनका है, चाइना का ही पार्ट है ये सब कुछ। सो एवरीबडी शुड एक्चुअली रिकग्नाइज इट। तो बाइडन, लेकिन अभी तो फ़ोन मीटिंग हुई है, लेकिन बाइडन से एक्सपेक्ट किया गया कि वो ये रिटरेट करेंगे उस फ़ोन मीटिंग में या फिर आने वाले और मीटिंग्स में जो उनकी होंगी, फ़ोन कॉल्स होंगी उसमें, कि USA का जो प्रेसिडेंट है वो एक हाउस के स्पीकर की विजिट को वीटो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता होगा वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट जो है वहाँ के हाउस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड दैट इज़ द लेजिस्लेचर थिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये इन्होंने, मतलब बाइडेन अपना व्यक्त कर सकते हैं कि मतलब आई एम हेल्पलेस इन दिस, इफ शी वांट्स टू विजिट शी कैन। अब हम नया पेज लेके आते हैं। अब जो एडिटोरियल है आज के द हिंदू में, ये 2 टॉपिक्स पे हैं। एक टॉपिक जो आपने अगर कल की वीडियो मेरी देखी होगी,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक एडिटोरियल उस पे है और दूसरा एडिटोरियल बीएसएनएल के बेल आउट पे है, और ये दोनों टॉपिक्स पे द इंडियन एक्सप्रेस में भी एडिटोरियल्स हैं। तो पहले यहाँ पे द हिंदू के एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगी सेम टॉपिक्स पे, और फिर इंडियन एक्सप्रेस के भी साथ ही में करूंगी ताकि कनेक्ट बन जाए। ऐसा नहीं कि मैं बाद में उसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, Supreme Court's verdict upholding all controversial provisions of Prevention of Money Laundering Act fall short of judicial standards of reviewing legislative action। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने एक वर्डिक्ट में ये बोला कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जितनी भी पावर्स हैं, अरेस्ट की, समन की, बेल को इम्पॉसिबल बनाने की और बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी अटैच करने की, ये सारी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनली कमिट कर चुका है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्ट को बिल्कुल ही कर्ब करने में हेल्प करेगा। ट्रांसनेशनल ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको हेल्प करेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन बाकी देशों को पहुंचाने में कि कोई और ऐसा फ्रॉड नहीं कर रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टेट की। तो अगर पूरा एडिटोरियल पढ़ने से पहले मैं ज़रूर आपको, वैसे तो मैंने कल के उसमें सब कुछ डिस्कस किया था, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस इस टुडे एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़ते हैं, तो इसलिए। अब सब पीएमएलए को डिस्कस करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। It is the process of making large amounts of money generated by criminal activity such as drug trafficking or terrorist funding appear to have come from a legitimate source। मतलब जितना भी बहुत सारा पैसा एक क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट होता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर टेररिस्ट फंडिंग या फिर और कोई भी इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है, उसको ऐसा प्रेजेंट करना फिनेंशियल अथॉरिटीज के सामने कि वो तो एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है। तो क्लीन मनी में कन्वर्ट करना एक डर्टी मनी को, डर्टी मनी टू क्लीन मनी के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है। इट हैपन्स इन 3 स्टेजेस, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको हर स्टेज समझ आए। जो पहली स्टेट है उसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, द क्राइम मनी इज एक्चुअली इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट इज द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज ऑफ द एंटायर प्रोसेस। इसमें क्या होता है प्लेसमेंट में, जो फॉर एग्जांपल टेररिस्ट फंडिंग से मेरे पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया बहुत सारा बाहर से, तो इस स्टेज को प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल मनी थी वो एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर कर गई। लेकिन ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। इस स्टेज पे सबसे पहले आप पकड़े जा सकते हो। गलती से भी सारी अथॉरिटीज़ ने ऐसा भनक भी लग गई कि ऐसा पैसा है, एक बारी को तो सतर्क हो ही जाते हैं ना, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पकड़े जाने के चांसेस पहले स्टेज पे होते हैं इसके। सेकेंड स्टेज है लेयरिंग। मनी इंजेक्टेड इज एक्चुअली गेटिंग लेयर्ड हियर, इट इज स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस टू ऑब्फस्केट द टेंटेड ओरिजिन ऑफ द मनी। इसमें क्या होता है कि अब जैसे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया टेररिस्ट फंडिंग से, अब मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें इससे खरीदनी स्टार्ट कर दी इस पैसे से, ताकि फटाफट से स्प्रेड कर दूँ, उसको ज़्यादा टाइम रुकने नहीं दिया अपने बैंक अकाउंट में, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर ली ताकि कहीं ना कहीं मैं उसको छुपाना स्टार्ट कर दूँ कि इस मनी का ओरिजिन क्या है। मैंने क्या किया, मैंने उसके बाहर की कंपनीज में स्टॉक्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, शेल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया पनामा की, या फिर उसके कोई प्रॉपर्टी खरीद ली अपने देश में। तो फिर थर्ड स्टेप आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, जो मनी होगी उसको बिल्कुल ही हमें क्लीन मनी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला हमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी अपनी आई हुई पैसे से, तो फिर मैं क्या करूँगी, उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगी अपने देश में। फॉर एग्जांपल मैंने बेच दी किसी को, अब उस प्रॉपर्टी को जब मैंने बेच दिया, उससे जो पैसा आएगा बेचने के बाद मैं उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा लूंगी। तो इससे क्या होगा, अब जो पैसा जो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है वो तो एक लेजिटिमेट सोर्स से हो रहा है ना, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा डिपॉजिट किया। तो इससे क्या हुआ, इन 3 स्टेजेस के द्वारा, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, PLI, इससे मैंने डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा PMLA के बारे में भी बताना चाहूँगी। ये जो एक्ट है 2002 में लागू किया गया था, और इसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED को एम्पावर किया जाता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। अब ED क्या है, ED एक्चुअली एक बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर आती है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था एक यूनिट के फॉर्म में, मतलब एनफोर्समेंट यूनिट के फॉर्म में 1 मई 1956 को, कि उस टाइम पे डिपार्टमेंट भी इसका डिफरेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था। लेकिन फिर 1957 में इस यूनिट को रीनेम कर दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में।
और ईडी के बेसिकली दो मेजर ऐसे एक्ट्स होते हैं जो ये इन्फोर्स करता है, एक तो फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और एक पीएमएलए 2022। अब फेमा एक्ट, हमने पीएमएलए तो देख लिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सब करता है, अरेस्ट इसके अंदर ही कंडक्ट होते हैं। लेकिन फेमा एक्ट वो होता है जैसे कोई एनजीओ है यहाँ पे, उसको फॉरेन डोनेशंस आ रही हैं उसको रन करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, तो ओरिजिन देखना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे अभी आपने रिसेंटली अगर देखा होगा, शायद ये पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ये एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि जितने भी यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनमें से बहुत सारी ऐसी थी, कईयों को ऐसे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ भेज रही थी कईयों को, या फिर बाहर की यूएसए की ऐसी फॉरेन डोनेशंस आ रही थी। तो फिर इंडिया ने बहुत सारी ऐसी मिशनरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में, उनको बैन कर दिया था फेमा एक्ट के अंदर। तो ऐसे वो करना कि किसी गलत सोर्स से तो नहीं आ रही, या फिर उससे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, जो पैसा आ रहा है उसको गलत कामों में तो नहीं यूज़ किया जा रहा, किसी और पर्पज से रहे, लेकिन हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ किसी और पर्पज के लिए कर रही है। तो ये सब कुछ फेमा एक्ट के अंदर आता है, और वो भी ईडी ही कंडक्ट करता है। अब जो जिन अमेंडमेंट्स को मैंने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, वो 2019 में प्रपोज हुई थी। ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। पहला ये था, उस अमेंडमेंट में जो प्रपोज किया गया था, कुछ सब सेक्शंस को इस एक्ट में डिलीट किया गया था। जैसे सेक्शन 17 है जो सर्च और सीजर, मतलब सर्च करना और जितना भी पैसा फ्रॉड है उसको जब्त करना, सीजर। और एक सेक्शन 18 है जो सर्च ऑफ पर्सन्स, मतलब जो लोग भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं उनकी सर्च कंडक्ट करना। तो इसमें क्या होता था, पहले ऐसे प्रोविजंस थे इन सेक्शंस में जो एफआईआर और चार्जशीट को प्री रिक्विसाइट बना देते थे। मतलब जो एक्शन में एलिजिबल अथॉरिटी हैं जो इन तरह के फ्रॉड्स को देखती हैं, जब तक वो एफआईआर या फिर कोई चार्जशीट ईडी को नहीं देगा कि चलो अब आप जाके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो क्योंकि हमें इन पे शक है, तो तब तक ईडी खुद से कंडक्ट नहीं कर सकता था। तो इन प्रोविजन को डिलीट कर दिया। अब वो ईडी खुद से अरेस्ट भी कंडक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकता है। इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एफआईआर और चार्जशीट बाय एनी अदर एजेंसी। सेकेंड है, एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई सेक्शन 45 में कि जितने भी पीएमएलए के अंडर ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन वेलेबल है। उसको बताया कि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। नॉन वेलेबल तो समझ गए आप कि जिसमें बेल नहीं मिलेगी। कॉग्निजेबल मतलब होता है कि जहाँ पे अलाउ कर दिया जाए अरेस्ट विदाउट वारंट। जैसे कुछ सीरियस क्राइम्स में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, जैसे मर्डर, रेप, डाउरी केसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की ज़रूरत नहीं होती है अरेस्ट करने से पहले अथॉरिटीज़ को। वारंट क्या होता है, तो वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे एक लीगल अथॉरिटी या गवर्नमेंट इशू करती है। वो फॉर एग्जांपल इस जगह ईडी है, ईडी को ऑथराइज करने के लिए कि हाँ आप हमारे बिहाफ पे जाके, हम आपको कहते हैं कि आप जाके अरेस्ट कंडक्ट कीजिए, हम आपको कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कीजिए। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ अथॉरिटी, वर्ड ऑफ अथॉरिटी कि हाँ आप ऑथराइज हैं ये कंडक्ट करने के लिए, उसे वारंट कहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने पीएमएलए के अंदर सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बना दिया, नॉन बेलेबल बना दिया। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग दुखी हैं इस वर्डिक्ट से, वो ये है कि एक अमेंडमेंट थी जिसके अंदर ये भी कहा गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो खुद में एक स्टैंड अलोन क्राइम है। स्टैंड अलोन क्राइम क्या होता है कि एक होते हैं स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मर्डर, बहुत सारे ऐसे केसेस जिसकी इन्वेस्टिगेशन जब होती है, फॉर एग्जांपल एक सुसाइडल केस है जो सुसाइड दिख रहा है लेकिन मर्डर के एलिगेशन हैं उस किसी पे, तो जब वो केस कंडक्ट हो रहा है तो उसके दौरान मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ऐसे केस भी खुल जाते हैं। धीरे धीरे उस इंसान के बारे में बड़े सारे केसेस खुलने लगते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एक केस कोई और है, लेकिन उस केस के दौरान ऐसा पता चला कि शायद इस इंसान ने मनी भी लॉन्डर किया है, तो फिर वो केस खुला। लेकिन अब इन्होंने इस अमेंडमेंट ने ये कहा था, वो खुद में चाहे कोई केस हो चाहे ना हो, कोई और एजेंसी कह रही है कि हमें इस बंदे पे इस तरह के शक है तो शायद इसने मनी भी लॉन्डर की हो, ऐसा कहा हो ना कहा हो, ईडी खुद से एक केस उठा सकती है कि मनी लॉन्ड्रिंग खुद में ही बहुत बड़ा क्राइम है, और बाकी चीजें हुई हो या चाहे ना हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडियाज कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक। ओके, अब इस आर्टिकल ने ये कहा है कि
बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये वो किया कि हम इंटरनेशनली कमिट कर चुके हैं, इंडिया की एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने में। तो फिर इस आर्टिकल ने ये कहा है कि शायद इंडिया की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो अपने ही डोमेस्टिक फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा शायद बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पे आप जब ऐसे बिना बताए किसी को भी इन्वेस्टिगेट करते हो, बार बार समन करते हो, तो फंडामेंटल राइट्स इनपिंज होते हैं। तो मतलब शायद आपके लिए यहाँ के सिविल राइट से ज़्यादा इंटरनेशनल कमिटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्टेट के लिए। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल सेज। जजमेंट रिपीटेडली इन्वोक्स, हाँ वही जो मैंने आपको बोला कि पार्लियामेंट का ये एनैक्ट करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा जजमेंट बार बार कह रही थी क्योंकि हम इंटरनेशनली कमिटेड है। ट्रांसनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज, जी हाँ बिल्कुल भाई। A stringent framework may be justified, however, experience suggests that money laundering in the Indian, अच्छा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग को खुद में एक स्टैंड अलोन क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो खुद से कभी भी केस उठा सकते हैं, एक बंदे पे ऐसे केसेस लगा सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करता है इंडिया के केस में कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टैंड अलोन क्राइम कभी भी है ही नहीं, ये एक बाय प्रोडक्ट है बहुत सारे ग्रेव या रूटीन ऑफेंसेस का, जिन्हें हम स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस, मैंने अभी बताया था, स्केड्यूल्ड या प्रेडिकेट ऑफेंसेस कहते हैं। तो ऐसे जब केसेस चल रहे होते हैं जैसे टेररिज्म, नारकोटिक्स स्मगलिंग या करप्शन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब चल रही होती हैं उसके बीच में अगर ऐसे केसेस पता चलते हैं कि किसी ने ऐसा मनी लॉन्डर भी किया है, खुद में तो सिर्फ एक बंदा मनी लॉन्डर करता है और कुछ नहीं करता, उसने कोई क्राइम नहीं किया, बस वो मनी लॉन्डरिंग करता है, ऐसा बहुत ही कम केसेस हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस, ओके ये मैं अभी आपको नेक्स्ट इसका इंडियन एक्सप्रेस में समझाऊंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिलेक्टिव, इन्होंने ये कहा है कि ईडी बहुत ही सिलेक्टिव है ओपन करने में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोब्स को, क्योंकि वो ऐसे कुछ ही सिटीजन्स को टारगेट करता है सर्च और सीजर और अरेस्ट करने में, जो एग्जीक्यूटिव कहती है, मतलब जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है कि आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्लीज टारगेट करो, तो वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने लग पड़ते हैं, वो किसी जर्नलिस्ट को कहते हैं तो वो जर्नलिस्ट को टारगेट करने लग पड़ते हैं। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज। It is disappointing that the court did not find the provision for forcing one. Okay. It is disappointed that the court did not find the provision for forcing one summoned by the ED to disclose and submit documents and then signed. Okay. इन्होंने ये बोला है कि ये बहुत ही disappointing है कि सुप्रीम कोर्ट को ED का किसी भी इंसान को अपने पास समन करना और फिर उससे साइन करवाना एक पेनफुल मैनर में डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स का? मतलब इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। प्रोविजंस दैट अलाउ prosecution for money laundering even without the scheduled offense. Okay, this is what I just discussed. Okay. अब इन्होंने एक चीज़ और है, ईडी के पास अब ये भी पावर हो गई है कि वो वो एक जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब जो भी अक्यूज्ड है, अब आपको ये भी पता है कि जो भी अक्यूज्ड है उस पर आ चुका है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस। अब वो प्रूफ करेगा जो अक्यूज्ड के वो इनोसेंट है कि नहीं, पहले प्रोसिक्यूशन पे होता था, फिर जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा तो वो उस एविडेंस का एडमिसिबिलिटी है भी कि नहीं, ये ईडी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जब भी ये केस चल रहा होगा, स्पेशल कोर्ट इस केस को हियर कर रहा होगा, तो ईडी डिटरमाइन करेगा कि एक एविडेंस जो एक अक्यूज ने प्रेजेंट किया है वो एडमिसिबल है कि नहीं। एडमिसिबल क्या होता है? if the evidence is to be admitted at the court, it must be relevant, material and competent. Now, to be considered relevant, it must have some reasonable tendency to help prove or disprove some fact. For example, किसी बंदे ने कहा कि मैं तो इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं था, तो उसको सहारा देने के लिए, अपनी इस स्टेटमेंट को सहारा देने के लिए, अगर कोई एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई किसी डेट पे वो कहाँ पे प्रेजेंट था, वहाँ तो प्रेजेंट नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ है, तो वो प्रूफ कितने हद तक आपकी बोली हुई स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट करता है तो वो एडमिसिबल है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। अब ये डिटरमाइन कौन करेगा? ईडी करेगा। इट रिजेक्ट्स द प्ली टू ट्रीट, ओके, अब इन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, कि ईडी ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, पुलिस ऑफिसर से एक स्टेप ऊपर है। पुलिस ऑफिसर्स क्या होता है, जब पुलिस ऑफिसर्स ऐसे किसी को थ्रेटन करने लग पड़ते हैं ना, तो उन पे बहुत सारे केसेस लग सकते हैं, वो ऐसा टॉर्चर या ऐसा बहुत कुछ कंडक्ट नहीं कर सकते। अब तो स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों के बहुत ही खिलाफ हो गई है, तो इंडिया भी बहुत धीरे धीरे करके जो अरेस्ट के टाइम पे, कस्टडी के टाइम पे जितने भी वो लिए जाते हैं, पेनफुल टॉर्चर किया जाता है कि इंसान को, वो अब बहुत हद तक रोकने की कोशिश कर रही है सारी गवर्नमेंट्स। तो अब पुलिस ऑफिसर ना बता के, उनसे एक स्टेप ऊपर बता के, तो आपने
ये तो मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि हम पुलिस स्टेट में रह रहे हैं, क्योंकि ये अब एक अलग ही हो गई है, एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंडेड आर्म बन चुकी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब सेम आर्टिकल, सेम टॉपिक पे आर्टिकल एक डॉक्टर प्रताप भानु मेहता ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। आपको पता होगा डॉक्टर प्रताप भानु मेहता एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एंड ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एनालिस्ट। और मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताना चाहूँगी डॉक्टर मेहता के बारे में कि ये मोस्टली सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे कोई भी जजमेंट देते हैं तो ये मोस्टली बहुत क्रिटिक हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजंस में। अगर आप थोड़ा सा भी इनके बारे में, एक उपेंद्र बख्शी हैं जो बिल्कुल प्रो सुप्रीम कोर्ट हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड इट इज ऑलवेज प्रूवन इट टू बी, है ना, इट टू बी सो। बट प्रताप भानु मेहता हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एक्सटेंडेड आर्म है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की। मोस्टली ये लोग ऐसा मतलब ये कहना की कोशिश करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है कि वो एक सेल्फ परपिचुएटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो कोई भी डिसीजन एक लोगों के हित के लिए नहीं बल्कि अपनी इमेज को सुधारने के लिए देता है। ये प्रताप भानु मेहता मोस्टली इनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रहती है। तो हम देखते हैं कि इस बार उनका क्या कहना है। वी शुड बी ग्रेटफुल। अच्छा, उन्होंने बस ऐसी बहुत ही आयरॉनिकली, बहुत ही सरकास्टिकली ये कहा है कि जो केस अभी हमने डिस्कस किया उस केस का नाम है विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मतलब उन्होंने बोला हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने दिखा दिया कि बिल्कुल हमारी इंडियन स्टेट का कैरेक्टर कैसा है। उन्होंने बिल्कुल इट हैज़ लेट बेयर द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के इसके लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया है। इवन मोर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने ये बोला है प्रताप भानु मेहता ने कि सुप्रीम कोर्ट तो इज इवन मोर एग्जीक्यूटिव माइंडेड देन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ। मतलब आप तो सरकार से ज़्यादा सरकार माइंडेड हो। सरकार खुद अपने बारे में इतना अच्छा नहीं सोचती जितना आप सरकार के बारे में अच्छा सोच रहे हो। रादर देन बीइंग द गार्जियन ऑफ राइट्स, सुप्रीम कोर्ट इज नाउ अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट। वही जैसे मैंने अभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, लेकिन आप तो गार्जियन के बजाय आप तो खुद ही थ्रेट बन रहे हो फंडामेंटल राइट्स के। तो उन्होंने ये कहा है, अब उन्होंने जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप भी इमेजिन करना। इन्होंने बोला चलिए आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, अपने रीडर्स को बोला है कि एक आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कमेंस करती है, स्टार्ट करती है कोई एक बॉडी। फिर आपको वो कहती है हमने इन्वेस्टिगेशन, आप इमेजिन करिएगा साथ साथ, हमने आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आप एक पार्टी में प्रेजेंट थे जहाँ पे हमें कुछ कुछ ऐसा मिला है। कुछ भी वेग ग्राउंड दे दिया आपको जिसका कोई सेंस नहीं बनता, कुछ भी बोल दिया। बहुत साल पहले हमने सुना था कि आपके साथ ऐसा हुआ था, मैंने आपको बोल दिया इसलिए आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। लेकिन आपको मैंने कोई इन्फोर्समेंट केस रिपोर्ट नहीं दी कि मैं क्यों इन्फोर्स कर रही हूँ, क्यों क्या रीज़न है। इन्फोर्समेंट केस रिपोर्ट जैसे एफआईआर होती है सिविल ऑफेंसेस के केस में जैसे फाइल किया जाता है, वैसे ही ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दर्ज की जाती है उसे इन्फोर्समेंट केस रिपोर्ट ECR कहते हैं। और फिर मैंने क्या किया, आप इमेजिन करिए कि फिर मैंने क्या किया, आपको मैं हर बारी बुलाती हूँ कि आप समन करती हूँ आपको, ठीक है आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लेकिन आपको कभी यही नहीं पता कि आपको बुलाया जा रहा है, आपको एज एन अक्यूज बुला रहे हैं, एज अ विटनेस बुला रहे हैं किसी एक्यूज के, आपको कुछ भी नहीं पता। फिर आप आगे इमेजिन करिए कि आपने बोला कि मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ, अब अरेस्ट भी कर लिया मेरे को, मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं ढंग से। तो फिर हाँ, फिर लेकिन आपको बेल देना स्टेट को इतना बड़ा थ्रेट लगता है कि स्टेट कहती है कि नहीं पहले आप अपनी इनोसेंस प्रूव करो। अब आपको यही नहीं पता आप गिल्टी किस चीज़ की हो, लेकिन इनोसेंस भी आप ही को प्रूव करनी है। फिर आप फर्दर इमेजिन करिए कि जिस क्राइम के अंडर आपको वो कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है, इतनी इलास्टिक है कि उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। छोटे से छोटे क्राइम को लेके, छोटे से छोटे फ्रॉड को लेके, बड़े से बड़ी चीज़ टेररिज्म तक की, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अब आ सकती है। इट इज़ लाइक अ किचन सिंक जिसके अंदर सब समा सकता है। फिर उसके बाद आप इमेजिन करिए कि जो प्रोसेस है पनिशमेंट का, नहीं, द प्रोसेस इज पनिशमेंट इटसेल्फ। ये बुलाने का, बार बार आपको हरास करने का, बार बार समन करने का, बार बार क्वेश्चंस पूछने का ही प्रोसेस एक पनिशमेंट की तरह है कि आपको जेल ना भी हो ना तो आप जेल से बदतर जिंदगी तो ऐसे इन प्रोसेस के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि आपके जितने एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपसे कह देंगे हम अटैच कर रहे हैं इस केस के साथ, तो हम आपसे सीजर कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए। आपकी लाइफ विल बी टर्न्ड अपसाइड डाउन। फिर जब तक प्रोसीडिंग चलती रहेगी यही दो चलता रहेगा। फिर आप और इमेजिन करिए कि जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो पुलिस भी नहीं है क्योंकि वो पुलिस से एक स्टेप ऊपर हो गए हैं अब। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम एक पुलिस स्टेट में हैं क्योंकि पुलिस आपको हरास नहीं कर रही कुछ।
और ये हरास कर रहा है। नाउ इमेजिन फर्दर, आप और इमेजिन करिए कि जो लॉ है वो जो जब एनैक्ट गया था, जो पीएमएलए है, जो खुद जिसके अंडर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो जब एनैक्ट किया गया था, वो पता नहीं कौन से मीन्स द्वारा एनैक्ट किया गया था। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर डिस्कस करना भी लाजमी नहीं समझा, क्योंकि सभी एक आर्बिट्ररी गवर्नमेंट चाहते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब चाहते हैं कि उनके पास आर्बिट्ररी पावर्स हो, ताकि वो आने वाले टाइम में किसी की सरकार बदलती है तो उसको इतनी पावर हो, जो आज वो हरास हो रहे हैं कल को वो आपको हरास करेंगे। तो मीन्स जो थे जिसको लाया गया था जब पार्लियामेंट में, तो मनी बिल के द्वारा लाया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ मनी इशू। तो मीन्स भी सही नहीं थे, कोई डिबेट नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो ये आप इमेजिन करिए। फिर हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला जो कन्विक्शन, फिर उन्होंने ये बोला अब आपने इमेजिन कर लिया, तो फिर आप ये भी इमेजिन करिए कि ये जो लॉ है इसमें जितने कन्विक्शन रेट है वो इतनी कम है कि वो सिर्फ 5% है। मतलब अगर 100 बंदे इसमें फाइल रजिस्टर, मतलब जिनके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है, उसमें सिर्फ 5 ही बंदे दोषी साबित होते हैं, बाकी तो है भी बस उनको हरास कर के छोड़ देते हैं। उनकी लाइफ खराब हो जाती है, उनके बच्चे भी परेशान होते रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब जब्त करके रहते हैं। अब इन्होंने बोला यू डोंट हैव टू इमेजिन एनी ऑफ दिस, क्योंकि ये तो रियलिटी है, आप इमेजिनेशन में मत जिए, क्योंकि ये पीएमएलए तो एक रियलिटी बन चुकी है ऑलरेडी, यही पीएमएलए की रियलिटी है। तो ऐसा प्रताप भानु मेहता ने डिस्क्राइब किया है। द यूज ऑफ द ईडी particularly against political opponents has risen exponentially under this government, but the legal foundations of okay, इन्होंने ये कहा है कि जो ईडी का यूज़ करना आपने देखा होगा बहुत ही एक्सपोनेंशियली इस गवर्नमेंट के अंडर बढ़ चुका है प्रीवियस गवर्नमेंट्स के मुताबिक। क्योंकि आपने देखा होगा कभी किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट, अभी सोनिया गांधी और बहुत सारे, आपको पता होगा ये केस चल क्यों रहा है ऐसे ओपोनेंट्स के खिलाफ, कभी संजय राउत के खिलाफ, कभी इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा। तो फिर इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसका यूजेज बढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गवर्नमेंट कसूरवार है, इसकी जो फाउंडेशन है वो तो पिछली सरकार के अंडर लेके गई है ना। और मैंने जैसे आपको बताया किसी पॉलिटिकल पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि कल को हमारी सरकार बन सकती है तो हमें भी तो आर्बिट्ररी पावर्स चाहिए। What makes the public cynical about the law is the fact that the top, फिर उन्होंने ये बोला है कि जो सबसे ज़्यादा पब्लिक को परेशान करती है बात वो ये है कि जो इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जो हम कहते हैं सिविल राइट्स, पब्लिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के हम गार्जियन हैं, हम उसके लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे, वो कभी बोलते ही नहीं। उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पीएमएलए से, वो साथ दे देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं ऐसे प्रोविजंस को। अब फिर सेकंड रीज़न जो इन्होंने दिया है जो अजीब है, वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया बहुत बड़ी जुडिशरी ने अपने उसमें वर्डिक्ट में मेंशन किया कि इंटरनेशनली कमिटेड है, हम इंटरनेशनली कमिटेड है। तो उन्होंने ये बोला कि जब 9/11 के अटैक के बाद एक बहुत ही कंसर्न था टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेके, क्योंकि बहुत सारी फिर ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी साइन हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ने स्ट्रेंथन करने की जगह इंडिविजुअल राइट को वीकन कर दिया कहीं ना कहीं। क्योंकि ठीक है, आपका जो इंटेंशन है इंटरनेशनल कमिटमेंट का वो अच्छा है, लेकिन आप इसको एज अ रिटोरिक नहीं यूज़ कर सकते डोमेस्टिक राइट्स को इन्फ्रिंज करने के लिए, कि इंटरनेशनल वो कमिटमेंट ज़्यादा बड़ी होगी डोमेस्टिक राइट से। द स्टेट आर्ग्यूड लेस ऑन, हाँ वही जैसे इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आर्ग्यूमेंट ही उनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे बेस्ड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पे बेस्ड है। इट वुड हैव बीन वंडरफुल इफ द कंसर्न शोन फॉर दी, इन्होंने ये बोला ये तो बिल्कुल मज़ा आ जाता अगर जो कंसर्न पीएमएलए के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि हम बहुत कंसर्न है अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को लेके, वही बहुत सारी और अच्छी अच्छी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी, अगर सेम कंसर्न सेम एंथुजियाज्म उन केसेस में भी लगाया जाता, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो अभी बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो इंडिया ने अभी तक साइन भी नहीं की है, जो हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक ट्रीटी है, एक दो कहीं कहीं ऐसे लेबर लॉज ट्रीटी हैं, जो अगर हम उन्हें साइन कर दें तो फिर तो बात ही क्या थी। तो वही सेम इंतजाम वहाँ तो नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन यहाँ मिल रहा है। द चीफ जस्टिस इज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग फॉर द वैल्यू ऑफ डिसेंट। अब इन्होंने ये बोला है कि अब आपने बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एन.वी. रमन जी हैं, वो बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि डिसेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब, और वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि जो मीडिया ट्रायल्स हैं, सोशल मीडिया अटैम्प्ट्स हैं, जो जुडिशरी को डिफेम करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे। इनफैक्ट उन्होंने अभी कल परसों में ये कहा था कि मीडिया अपने ही कैंगरू कोर्ट चला रहा है। कैंगरू कोर्ट क्या होता है, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। कैंगरू कोर्ट्स में क्या होता है एक्चुअली, कि जो अक्यूज होता है, जैसे दोषी आप बता रहे हो, उसे बस दोषी, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे थोड़ा सा शक हुआ किसी इंसान पे कि शायद ही कसूरवार है, लेकिन मीडिया क्या करती है, बोल देती है कि नहीं आप ही कसूरवार हो,
उस पर फॉल्स एलिगेशंस लगा देती हैं, बस उन्हें डिक्लेयर ही कर देती हैं, कोई ट्रायल नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आपने डिक्लेयर कर दिया, तो कैंगरू कोर्ट उसे कहते हैं। तो बस उन्होंने ये कहा ये बिल्कुल गलत है। तो ये प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि ठीक है, चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन जो अब हो रहा है वो भी तो गलत है। उस टाइम पे क्यों नहीं ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आते। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव ऑन करते हैं, द हिंदू में दोबारा से। अब ये आपने देखा होगा कि BSNL को एक बेल आउट दिया है हमारी सरकार ने, ₹1.64 लाख करोड़ का। ठीक है, ये कैबिनेट का डिसीजन है और BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये आर्टिकल ये कहता है, अब ये जो एक सेम आर्टिकल इसी टॉपिक पे इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया है, तो वो बिल्कुल ही जो ये पिक्चर प्रेजेंट करता है और जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल प्रेजेंट करता है, दे आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, तो मैं पहले ये एक्सप्लेन करूंगी फिर वो। तो ये आर्टिकल ये कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी था, शुक्र है कि सरकार ने ऐसा बेल आउट दिया है इतने ज़्यादा पैसे का, क्योंकि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर टेलीकम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है यानी कि BSNL, उसको बहुत ज़रूरी था। उसकी बैलेंस शीट बिल्कुल ही एकदम डिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। मैं पहले थोड़ा सा BSNL के बारे में एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है, जो फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1 अक्टूबर 2000 में। और इसकी जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया प्रेजेंस है, मतलब पूरे देश में ही फैला हुआ है, जिसमें हमारे पूरे देश में अराउंड 23 टेलीकॉम सर्कल्स आते हैं। टेलीकॉम सर्कल्स क्या होते हैं और इसमें इसकी हर जगह प्रेजेंस है। अब टेलीकॉम सर्कल्स क्या होते हैं, जैसे एक टेलीकॉम सर्कल है, उस टेलीकॉम सर्कल के अंदर जितना भी एरिया आता है उसके अंदर आप कोई भी किसी भी इंसान से कॉल करोगे उस एरिया के अंदर तो वो लोकल कॉल मानी जाएगी। लेकिन उससे बाहर वाले सर्कल, उससे बाहर वाले एरिया में अगर आप किसी से बात करोगे तो फिर वो एक थोड़ा एक डिस्टेंट कॉल बन जाती है। तो इसे हम टेलीकॉम सर्कल कहते हैं। ऑलमोस्ट 3 years सिंस द गवर्नमेंट लास्ट अनाउंस्ड, 2019 में गवर्नमेंट ने एक प्लान अनाउंस किया था कि वो BSNL और MTNL को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो उसके 3 साल बाद आज इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, जिसे डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में और एक इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी को इवॉल्व करने में, जिस सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे और कुछ नहीं चलता, BSNL चलता है। सच में ऐसी कई जगहें, अगर आप कभी लद्दाख वगैरह ट्रेवल करने जाएंगे, वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल फेल हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है, वहाँ पे BSNL और MTNL जैसी चीज़ें चलती हैं। अगर आप कभी बिल्कुल कहीं किसी रिमोट एरियाज पे गए होंगे, तो जब अब पैंडमिक हुआ था उस दौरान ऐसे हमने कई केसेस सुने थे कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते ही सिर्फ ले पा रहे हैं इस वजह से क्योंकि वहाँ BSNL MTNL है। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे इसने बहुत सक्सेसफुली अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इन चीज़ों की वजह से एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इसको बेल आउट करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा आर्टिकल कहता है। एक्सेलरेटेड इरोजन इन सब्सक्राइबर बेस, ये कह रहे हैं कि जो इनके सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत ही तेज़ी से बिल्कुल इरोड हो रहे हैं। तब से लेके अभी तक, जब से 2019 से लेके अभी तक 31 मंथ्स हो गए हैं और हर हर महीने के साथ साथ इसका सब्सक्राइबर बेस नीचे जा रहा है। फॉर अ कंपनी दैट हेल्ड द कमांडिंग हाइट्स ऑफ, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने एक टाइम पे लैंडलाइन वायरलाइन कनेक्शंस, आपके भी घरों में अगर आप थोड़े साल पहले पीछे रिफ्लेक्ट करेंगे तो बहुत सारे घरों में, सबके घरों में ऑलमोस्ट MTNL के वो होते थे, लैंडलाइन होते थे। तो ये तब तक था जब तक एक सेक्टर, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन ना कर दिया। जो 1990s में हमारा ओपन इकोनॉमी जब हम बन गए थे तो बहुत सारी चीज़ें बाकी उसके लिए वायरलेस टेलीफोनी के लिए बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन की गई थी। तो BSNL का शेयर फिर धीरे धीरे गिरने लग पड़ा वायरलाइन कनेक्शंस में, जो पहले 46.6% होता था अक्टूबर 2019 में, और आज मई 2022 में 28.7% है। और अब बहुत ज़्यादा वायरलेस का ज़माना आ चुका है, जो बहुत प्राइवेट प्लेयर्स इसमें बहुत कंपेटिटिव प्ले करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस के हकदार हो चुके हैं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स डिक्लाइनिंग बाय 45 लाख टू 11.28 करोड़। हाँ, बस एक जो सही फैक्टर है, जो एक सिल्वर लाइनिंग, एक कंसोलेशन जो फैक्टर प्रूव होता है BSNL के, उसमें वो ये है कि जो इसके नंबर ऑफ रूरल वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा इतने श्रिंक नहीं किए, 11.4 लाख तक ही BSNL श्रिंक। अब ये इन्होंने ये कहा है कि BSNL का सिर्फ वैसे ही सब्सक्राइबर बेस या ऐसे बैलेंस शीट, इसी में सिर्फ
कमियां नहीं दिख रही, उसका जो वर्कफोर्स है वो भी डिप कर रहा है। जो उसका एम्प्लॉय बेस था जो 1.65 लाख से भी ज़्यादा हुआ करता था, वो आज सिर्फ और सिर्फ 64,536 है 2021 में। तो मतलब आप खुद से सोचिए कि ये कितनी ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में चल रहा है। अब हम इसका एक काउंटर पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। वो थोड़ा सा इसका टोन बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस आर्टिकल ने कहा कि बेल आउट पैकेज बहुत ज़रूरी था, और ये आर्टिकल ये कहता है कि ये तो आप वेस्ट कर रहे हो मनी, पब्लिक की मनी वेस्ट हो रही है इसमें। तो द पैकेज इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो पैकेज दिया है 1.65 लाख करोड़ का, उसमें इन्होंने कहा है कि 4 कंपोनेंट्स में स्ट्रक्चर किया गया है। उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे जैसे सपोर्ट किया जाएगा, सपोर्ट के 4 माध्यम है। पहला ये है कि एक डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया जाएगा। दूसरा है वायबल गैप फंडिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं पे ले करना है उसका, तो अगर पूरा बीएसएनएल खुद के रेवेन्यू से जो भी जनरेटर है उससे नहीं लगा पा रहा, तो जितना भी वो पैसा बच जाएगा जो जो खुद से इकट्ठा नहीं कर पा रहे, वो सरकार देगी। उसे वायबल गैप फंडिंग कहते हैं। फिर स्पेक्ट्रम एलोकेट करना, आपको पता होगा एलोकेशन, मतलब स्पेक्ट्रम की भी वो चल रही है, बिडिंग चल रही है, तो उसमें से स्पेक्ट्रम सरकार एलोकेट करेगी बीएसएनएल को खुद से, जो एयरवेव्स होती हैं जो कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस, उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर देगी। अच्छा आप पहले ये करते तो आज आप ये करो, आपको नए टास्क दे रहे हैं हम, आप शायद इससे प्रॉस्पर कर जाओगे। तो इस पूरे पैकेज में से ₹43,964 करोड़ है वो कैश कंपोनेंट है। तो ये आर्टिकल बहुत क्रिटिकल है, इतना ज़्यादा बेल आउट करना, इतने ज़्यादा अमाउंट को। अब लेकिन सरकार ने एक 3-fold रैशनल दिए हैं, 3 रीजन दिए हैं इस पैकेज के। फर्स्ट, टू ईज द स्ट्रेस ऑन बीएसएनएल्स बैलेंस शीट, हमने पता अभी देखा, ये मैंने बोला भी। सेकंड, टू हेल्प इम्प्रूव इट्स सर्विसेज, उसकी सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड, टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ इट्स फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, ताकि वो अपने पूरी कंट्री में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को एक्सपैंड कर सके। हाउएवर, पाउस व्यू द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस। अच्छा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, ये सरकार के स्पेशली इस बजट के बाद से और पिछले कई सालों से ये सरकार जो है वो ये कह रही है द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाया जा रहा है ना, लेकिन फिर इस जगह आके वो कहाँ चला जाता है? The government has no business to be in business. Why are you bailing out such public sector enterprises? This is what this article says. It must first ask itself what public service purpose is being served by continuing to infuse public funds in an uncompetitive लॉस मेकिंग एंटिटी। अब ये आर्टिकल ये कहता है कि आप प्लीज़ खुद से पूछो, गवर्नमेंट को कहता है आप प्लीज़ खुद से पूछो कि आपका कौन सा बिजनेस का पर्पस सर्व हो रहा है। एक ऐसे बिजनेस में घुसना जो खुद अनकम्पेटिटिव है, आप उसको बेच क्यों नहीं देते? उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इनफैक्ट इतने लॉस ही है उससे। तो इज़ इम्प्रूविंग एक्सेस टू टेलीफोनी और इंक्रीजिंग इट्स अफोर्डेबिलिटी। अब उन्होंने कहा है क्या आपका ये बेल आउट देने का रीज़न ये तो नहीं है कि आप टेलीफोनी से एक्सेस को, मतलब जहाँ पे टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह नहीं है वहाँ तक पहुँचाना, ये तो कहीं आपका वो नहीं है? या फिर आपका रीज़न ये तो नहीं है कि आप अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की? लेकिन दोनों ही काउंट्स पे, ऑन द बोथ काउंट्स जस्टिफिकेशन डज नॉट होल्ड गुड। दोनों ही रीज़न बिल्कुल ही बेकार हैं, क्योंकि दोनों ही रीज़न कहीं भी सही साबित नहीं होते। क्योंकि अगर हम देखें पहले रीज़न के लिए, जो मार्च 2022 में टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस बोथ वायरलेस एंड वायरलाइन इन इंडिया स्टूड एट 1.1 बिलियन। उसमें से अर्बन एरियाज़ में टेली डेंसिटी 100% से भी ज़्यादा, 135%, एक बंदे के पास 2 फ़ोन है। और रूरल एरियाज़ में इट वॉज 58%। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बीएसएनएल के सब्सक्राइबर पे, मैंने क्या बोला, सब्सक्राइबर बेस 1.1 बिलियन है, उसमें से 121.25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से सिर्फ 38 मिलियन है जो रूरल एरियाज़ में है। तो आप ये कह रहे हो कि हम रूरल एरियाज़ में जो अनकनेक्टेड रीजन हैं वहाँ पहुँचाएंगे, इसलिए बीएसएनएल को सपोर्ट कर। लेकिन रूरल एरियाज़ में तो ये नंबर ये दिखाता है कि 121 मिलियन में से 38 मिलियन ही सिर्फ रूरल एरियाज़ में है। मतलब बीएसएनएल का खुद का जो प्रोलिफरेज है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, ना कि आप कोई रिमोट एरियाज इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो आपका पहला वो तो फ्लॉड हो गया रीज़न। और फिर उन्होंने बस यही बताया कि रूरल सब्सक्राइबर बेसिस ओनली मार्केट शेयर इज़ 7.39%, विच इज़ वेरी मीगर। अब इसका प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट है, जो जितने भी बीएसएनएल के और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में इनसे भी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। दे आर मोर कम्पेटिटिव एंड एक्चुअली पीपल आर ऑप्टिंग आउट फॉर दैम। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की, तो अफोर्डेबिलिटी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएनएल ही अफोर्डेबल बना सकता है। आप देख सकते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी और बाकी कितने ही कम पैसों में आज पैकेजेस मिल जाते हैं फ़ोन के रिचार्ज पैकेजेस। तो वो अफोर्डेबिलिटी तो आप रहने दीजिए, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत अच्छे खासे
खासे अफोर्डेबल बना चुके हैं क्योंकि टैरिफ सबके लिए ही बहुत लो है यहाँ पे। तो दूसरा रीजन भी फ्लॉड है। इन द करंट एनवायरमेंट ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दिस सीम्स डिफिकल्ट। अब इन्होंने बोला कि इतना जो प्राइवेट सेक्टर अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा चुका है, रेवेन्यू बढ़ा चुका है, इतना कुछ है, अब वो ऐसे compete करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप कितना भी बेल आउट पैकेज उसको दे दो, बीएसएनएल का रिवाइव होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। उन्होंने फिर ये बोला ठीक है बीएसएनएल के लॉसेस थोड़े बहुत तो कम हुए हैं 2019 से लेके अभी तक, लेकिन फिर भी इसका रेवेन्यू तो नहीं आ रहा ना। लॉस कम होने से क्या होता है, रेवेन्यू तो आए। कंसिडरिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सोल्ड ऑफ, हाँ फिर उन्होंने यही बोला कि अभी आपने, वो सरकार को ये कह रहे हैं, अभी आपने जब एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, जब दोबारा टाटास को दे दिया, तो आपने बोला कि हाँ हम ऐसे अनकम्पेटिटिव और लॉस मेकिंग चीज़ों को नहीं रखेंगे अपने पास, उसको कम्पेटिटिव बनाने की कोशिश करेंगे प्राइवेटाइज करके। तो फिर इस जगह वो क्यों आप पीछे हट जाते हो उस बात से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, कोलंबो डिनाइज रिपोर्ट्स ऑन चाइनीज शिप। इन्होंने ये देखो इस आर्टिकल में बस ये बोला है कि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि चाइना अपना, आपको पता होगा चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो जिसमें 3 मॉड्यूल्स में वो आगे ऑर्बिट में भेजेगा, जिसमें से सेकेंड वो अपना भेज चुका है अभी कल परसों में, एक तीसरा कंपोनेंट रह गया है। तो हम बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए चाइना ने एक शिप भेजी है उसके श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, जो वो लीज पे 99 ईयर्स के लिए लिया हुआ है। तो वो अब श्रीलंका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री वो तो कह रही है हमने तो ऐसी कोई शिप नहीं रिसीव की, हमें तो नहीं पता ऐसी कोई भी कि कोई चाइना यहाँ पे अपना मॉनिटर करने के लिए आ रही है। तो इंडिया ने बोला, और इंडिया ने बोला कि वी आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग दिस थिंग, कि चाइना आसपास हमारे क्या क्या मॉनिटर करने आता है, बिकॉज श्रीलंका इज आवर नेबरिंग कंट्री। नाउ वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट्स टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम हरासमेंट। अब इन्होंने, आपको पता होगा कि अभी बिल्कुल जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। उस अमेंडमेंट्स में क्या था, उस अमेंडमेंट्स में बेसिकली ऐसा करने की कोशिश की थी, ऐसा सरकार जस्टिफाई कर रही है मॉनसून सेशन की डिबेट्स में, कि हमने मतलब उसमें ये कहा कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर वो थोड़ा बहुत कंप्लाई नहीं भी कर पाते इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स को, तो फिर उन पर पेनल्टी लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनको जेल ही देनी है। तो बेसिकली हम उसको थोड़ा कम मेलो डाउन करना चाहते हैं अपने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को, और हमारा बस यही पर्पस था कि हम ऐसे थ्रेटन ना करें एंटरप्रेन्योरशिप को, और ऐसा उन्होंने करके जस्टिफाई किया है। लेकिन आपको पता है कि तब भी इस पे बहुत प्रोटेस्ट हुई थी, अभी भी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज इनके इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। अब क्या कुछ अमेंडमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रपोज की गई थी सरकार द्वारा। पहला तो ये था कि वो इम्प्रिजनमेंट एज एन ऑप्शन ऑफ पेनल्टी को रिमूव करना चाहते थे लेस सीवियर कॉन्ट्रोवेंशन के लिए। जो बहुत ज़्यादा सीवियर वायलेशन नहीं है एक्ट की, उन पे वो इम्प्रिजनमेंट लगा के पेनल्टी लगा देंगे। लेकिन जितने भी, फिर ऐसा सरकार ने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तरीके की एक्ट की वायलेशन को हम सिर्फ इम्प्रिजनमेंट में छोड़ देंगे, मतलब सिर्फ पेनल्टी से छोड़ देंगे। अगर कुछ बहुत ही ग्रीवियस इंजरी होगी या लॉस ऑफ लाइफ होगी उस प्रोसेस में, तो इंडियन पीनल कोड के तहत उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और इम्प्रिजनमेंट भी की जाएगी। दूसरी अमेंडमेंट ये थी कि अगर कोई भी इंसान जिससे हम फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट कोई है, वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है वहाँ पे, और फिर हम पूछते हैं किस तरीके की इंडस्ट्री है, अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कीजिए और रिपोर्ट सबमिट कीजिए, क्या आप किस तरह की कंपनी है, क्या क्या करेंगे। तो फिर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करने में देरी हो जाती है या फिर वो ढंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो उसके अगेंस्ट हम उनको फिर दोबारा हम इम्प्रिजनमेंट ना करके उनसे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी पेनल्टी लेंगे, पैसा लेंगे मतलब पेनल्टी के रूप में, ताकि फिर मतलब उन पे पेनल्टी दी जाएगी, थोड़ा एक कम कर दिया, एक स्टेप लो कर दिया पनिशमेंट को। फिर तीसरी अमेंडमेंट ये थी कि इम्प्रिजनमेंट के जगह जितना भी पैसा आ रहा है ऐसे मॉनेटरी पेनल्टी से, वो सारा एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड से फिर जितने अच्छे स्टेप्स हुए होंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो लिए जाएंगे। लेकिन फिर इसमें भी एक लूप होल है जो बाकी ऑपोजिशन कहती है कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम डिस्क्राइब करेंगे किस मैनर में उसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, ऐसा अमेंडमेंट में लिखा है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी भी मैनर में उसे एडमिनिस्टर कर सकती है। और फिर एक ऑपोजिशन मतलब ये भी है जो कह रहे हैं सारे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं
उसके हम 5 साल की सज़ा देंगे, क्योंकि हम इंटरनेशनली कमिटेड हैं ऐसे प्लास्टिक को बिल्कुल एलिमिनेट करने में, और हम खुद भी बहुत सीरियस हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके। हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंसान, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारी सरकार ने वो भी लगा दिए हैं कि जो भी इंसान ऐसा करते दिखा, छोटी छोटी शॉपें अगर ऐसी प्लास्टिक यूज़ करती दिखी, थर्माकोल का वो यूज़ करते देखे, थोड़े बहुत डिस्पोजेबल चीज़ें, तो उस पर 5 साल की सज़ा हो सकती है। आप ऐसे लोगों को तो थ्रेटन कर रहे हो जो छोटे छोटे हैं, लेकिन अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो कंप्लाई नहीं करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से, आप उनको कह देते हो ठीक है नहीं हम बस पेनल्टी लेके छोड़ देंगे। तो देन विच काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है। अब हम देखते हैं आगे, गवर्नमेंट वरीड अबाउट टीनेज प्रेगनेंसीज। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा टीनेज प्रेगनेंसीज हमारे इंडिया में देखी जाती हैं, तो गवर्नमेंट इज़ वेरी वरीड अबाउट इट, क्योंकि यू नो देयर इज़ हाई टीनेज फर्टिलिटी बहुत सारे एरियाज़ में हमारे देश के। तो जो एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है हमारी फर्टिलिटी रेट। वैसे तो देखा जाए तो हमने अभी पीछे रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि हमारा रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुका है 2.1 पे, तो लेकिन इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर टीनेज प्रेगनेंसी का एक और भी तो इशू है ना, देन इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट मदर, राइट। तो फिर यही सब डिस्कस किया गया है एक फैमिली प्लानिंग विजन में, जो 2030 डॉक्यूमेंट है, फैमिली प्लानिंग विजन 2030 डॉक्यूमेंट, जो अभी इसी हफ्ते रिलीज़ किया गया है उन्होंने। और इस डॉक्यूमेंट में बहुत ही ज़्यादा सरकार ने एनकरेज किया है कि मेल पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि जब तक मेल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वुमेन की एम्पावरमेंट तो हो ही नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती तो फिर बहुत उन्होंने कहा है कि क्योंकि पता है क्या है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एक्सेस है कॉन्ट्रोसेप्टिव से, इसीलिए जब अवेयरनेस बढ़ेगी, मेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तभी तो ये सारी चीज़ें कर्ब की जा सकती हैं। और एक्सेस तो है ही, और एक्सेस की वजह से ही फिर कॉन्ट्रोसेप्टिव का जो यूज़ है वो भी बहुत लो है। तो इसका दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो पहला ये कि चाइल्ड मैरिज हमारे देश में अभी भी होती है, और दूसरा ये कॉन्ट्रोसेप्टिव यूज़ कम क्यों है, क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसी है। टीनेज पीपल आर वेरी वेरी इमेच्योर टू एक्चुअली रीच अ डिसीजन ऑफ देयर ओन, कि ठीक है हम फैमिली प्लान कर रहे हैं, ये सोचना ही उनके लिए उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। तो फिर कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉन्ट्रोसेप्टिव्स की अवेयरनेस, फैमिली कैसे प्लान करनी है, उन्हें पता होगा। ऐसे 118 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई है टीनेज प्रेगनेंसीज की, और ये मोस्टली कंसंट्रेटेड है बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज़ में। इस डॉक्यूमेंट में ये मैंशन है। और बाकी हाँ उन्होंने ये बोला है, ठीक है हम मान सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 7.9% थी टीनेज चाइल्ड बेयरिंग, और आज 6.8% है NFHS 5 के तहत। लेकिन तब भी एक प्रायोरिटी एरिया तो है ही ना, मतलब हाउ कैन यू बी रिलैक्स्ड अबाउट इट, बिकॉज देन इट्स द मैटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट पीपल, हाउ कैन यू बी वेरी कंप्लेसेंट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। Okay, where is it? I'm not able to find. I think this was it. So thank you for today's video, for staying with me, and please like, share and subscribe if you liked the analysis. Thank you so much.